up to height h. Relation between R and H so that force on the side walls is equal to force on the base. Side wall means curved part. Force is pressure into area, so pressure on curved part into area, pressure at base into area. Pressure at base का हमने कैलकुलेट किया था, it's HOG और base का एरिया pi r square. So curved surface का एरिया इस पोर्शन का जिस पे फोर्स लग रही है यहां से लेके मतलब ये कर्व पार्ट का एरिया, दिस विल बी 2 pi r h. और प्रेशर ऑन साइड वॉल्स कितना? अगर मैं पूछूं यहाँ पे गॉज प्रेशर कितना है सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, गॉज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0. गॉज प्रेशर बोला ना मैंने, गॉज प्रेशर क्या था? डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पढ़ के नहीं आए कल का. यहाँ पे गॉज प्रेशर कितना है सबसे नीचे वाले पॉइंट पे? इट्स एच रो जी. यहाँ पे एच रो जी, तो एवरेज प्रेशर इज एच रो जी बाई 2. बिकॉज सारी जगह पे सेम नहीं लग रहा ना. एच रो यहाँ 0 से एच रो जी बढ़ रहा है तो हम एवरेज प्रेशर ले लेंगे एच रो जी बाई 2. सो इसको सॉल्व कर दो, यू गेट पाई आर एच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. So अगर R is equal to H होगा तो pressure on the side walls is equal to pressure on the base. Pressure on the side walls will be equals to pressure on the base. सर एक मिनट सर, मैंने लॉगिन करना है दूसरे डिवाइस से सर, तो एंटर करवा देना. क्या हुआ? सर वो दूसरे डिवाइस से लॉगिन करना है तो सर एंटर कर देना. एंटर कर दूंगा, नाम आपका ही होगा ना? हाँ जी सर, हाँ जी. ठीक है. Next to right. Accelerated motion of a fluid. ब्रैकेट में लिख लो इसके अभिषेक, फॉर कॉम्पिटिशंस ओनली. स्कूल में बिल्कुल भी नहीं आएगा कभी. एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ फ्लूइड. Accelerated motion of a fluid. कि अगर हम लेके हमारे पास एक कंटेनर है, ओपन कंटेनर एंड इट इज एक्सेलरेटिंग.
इसके अंदर कोई फ्लूइड है, जितनी फिजिक्स अभी तक पढ़ी है मेरे को उससे सोच के बताओ, अगर ये एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स राइट तो ये फ्लूइड का सरफेस हॉरिजॉन्टली रहेगा या इंक्लाइंड हो जाएगा? इंक्लाइंड हो जाएगा। इंक्लाइंड हो जाएगा। क्यों? क्यों इंक्लाइंड हो जाएगा? रीजन फॉर इंक्लिनेशन। अब ऐसे इंक्लाइंड कैसे होगा? अच्छा, ऐसे इंक्लाइंड होगा या ऐसे इंक्लाइंड होगा? फर्स्ट या सेकंड? फिर सेकंड वाला, सेकंड। मतलब ऐसे चला जाएगा आगे की तरफ? सर फर्स्ट, सर फर्स्ट। फर्स्ट। क्यों फर्स्ट वाला? क्यों? Pseudo force. सूडो फोर्स सर एक्ट सूडो करेगी। फोर्स लग रही सर। तो ये सरफेस जो है ये मान लेते हैं इंक्लाइंड हो गया। इसके अंदर लिक्विड फील्ड था, तो लिक्विड ने ये शेप ले ली। मैं आपसे अगर बोलूं कि ये एंगल निकाल दो, ये कितना होगा? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं कि मैं इस लिक्विड के अंदर एक सिलेंडर एज्यूम कर लेता हूं। जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस y प्लस dy है। इधर प्रेशर P1, इधर प्रेशर P2। ज्यादा किधर होगा, P1 या P2? P2। P2, बिकॉज यहाँ पे y प्लस dy इंटू रो जी, यहाँ पे y रो जी। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं, यहां खड़े हो, तो आपके हिसाब से सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है ये रेस्ट पे या एक्सेलरेट कर रहा है? Accelerate. एक्सेलरेट कर रहा है। कितना मास है सिलेंडर के अंदर जो एक्सेलरेट कर रहा है? मास ऑफ लिक्विड इनसाइड सिलेंडर, दिस इमेजिनरी सिलेंडर। Al sigma G. मास Al sigma. Al सिग्मा, या डेंसिटी को रो लें तो Al रो, कि मतलब हम लिक्विड की डेंसिटी को अगर रो लें तो Al रो। ठीक है, इसके अंदर मास है Al रो और ये एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन A, तो मतलब इस पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो यही होगी, न्यूटन्स लॉ। अगर ये सिलेंडर को मैं एज्यूम करता हूँ एक बॉडी की तरह और ये एक्सेलरेट कर रही है टुवर्ड्स राइट, तो इस पे कुछ फोर्स लग रही होगी तभी राइट जा रही है। और फोर्स कितनी लग रही है? इधर अगर प्रेशर P2 है तो इधर से कितनी फोर्स लगी? अगर प्रेशर P2A। P2A। P2 है और इधर से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में P1 है, तो बेसिकली नेट फोर्स एक्ट की P2 minus P1 into A। You can write this as
अगर मैं इसको छोटा कर दूं सिलेंडर को, छोटा इन द सेंस कि भाई टेक इट एज से इसकी लेंथ को ले लें dx, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था P2 minus P1 is equals to rho a dx। कैपिटल ए कैंसिल हो गया, P2 माइनस P1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, P2 की वैल्यू है कितनी? P2 is rho g y plus dy and P1 is, तो P2 माइनस P1 क्या आया? अगर मैं आपसे पूछूं P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या है? Rho G dy. Rho G dy. rho g dy। dy by dx किसके इक्वल आ गया? a by g के, एंड dy by dx क्या होता है? Tan आप देखो theta. मैंने कैसे लिया, tan थीटा। मैंने बेसिकली यही लिया था ना, ये dy है ये dx है, तो दिस इज tan थीटा, तो मतलब स्लोप इज tan थीटा। समझ में आया कैसे किया है? कि हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इंक्लिनेशन कितनी, मतलब जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी ये एंगल उतना बढ़ता जाएगा। अब इस पे आपको क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्यों मैं ये फॉर्मूला पे, फॉर्मूला ही चाहिए, डेरिवेशन आप पूछेगा नहीं। आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो मैं आपको देता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिल्ड है, ये लेंथ है 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, इसमें 3 मीटर तक लिक्विड फिल्ड है। मेरे को इसको 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम टाइम टेकन सो दैट नो लिक्विड स्पिल्स आउट। मतलब मिक्स कर दिया सारा, ये चैप्टर लॉज ऑफ मोशन काइनेमैटिक्स, उन्होंने कहा इसको एक्सेलरेट करवा के लेके जाना है, 100 मीटर का डिस्टेंस मिनिमम टाइम में कवर करना है। अब बिकॉज मैं अगर एक्सेलरेशन को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाऊंगा, जब मैं इसको एक्सेलरेट करना शुरू करूंगा ये इंक्लाइंड हो जाएगा, तो अगर एक लिमिट से ज्यादा एक्सेलरेशन की लिक्विड यहां से बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, तो एक लिमिट तक ही आप एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हो, तो हमें वो पहले एक्सेलरेशन निकालनी है, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है ताकि लिक्विड इसमें से बाहर ना निकले, पहले वो वैल्यू निकाल लोगे कि इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो ताकि लिक्विड बाहर ना निकले, फिर वो ए की वैल्यू यूज करेंगे एंड देन वी से दैट S is equal to ut plus half at square। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसकी कितनी हो सकती है? अगर ये इधर से 2 मीटर ऊपर जाएगा, बिकॉज ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर टोटल लेंथ है, तो इधर से 2 नीचे आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? tan थीटा की वैल्यू 4/5। ये 4 और ये 5, तो 4/5 इज इक्वल्स टू a by g। यहां से a की वैल्यू आ गई, tan थीटा निकाल लिया ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू a by g, वहां से a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, देन यू कैन फाइंड s इज इक्वल टू ut plus half at square। ये आपको ऐसे क्वेश्चन आया था एक बारी, ऐसे उन्होंने लिक्विड दिया था, ये दिया था 10 मीटर,
से ऐसे 2 मीटर तक लिक्विड फिल्ड है, या ऐसे में भी शायद 4 मीटर था कुछ, यहाँ पे एक होल था। हमें बताना था हम इसको किस एक्सेलरेशन से मूव करें ताकि यहाँ से लिक्विड बाहर ना आए होल में से। अब लिक्विड बाहर क्यों आ रहा था? अगर मैं होल करता हूं तो लिक्विड बाहर क्यों आता है? बिकॉज प्रेशर प्रेशर डिफरेंस। अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। बाहर तो एटमॉस्फेरिक है, अंदर एटमॉस्फेरिक कब हो जाएगा? जब ये लिक्विड ऐसी शेप ले ले कि इसके ऊपर बचे ही ना लिक्विड। यही कंसेप्ट है ना। अगर अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो ये लिक्विड बाहर नहीं आएगा। और अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब होगा? जब होल के ऊपर लिक्विड कॉलम हो ही ना। अब ये होल में कहीं पे भी कर सकता था, उन्होंने बेस पे किया था, बट मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं ना। सेम 2 मीटर डेप्थ है, होल 1 मीटर पे किया। हमने बताना है इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो ताकि, ये कुछ भी ले लो से 5 मीटर, इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो ताकि लिक्विड बाहर ना आए होल में से। तो मतलब इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड नहीं होना चाहिए, तो हमें इंक्लिनेशन कितनी चाहिए? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी tan थीटा की? tan थीटा कम्स आउट टू बी 2/5 2/5। समझ आया कंसेप्ट कैसे कर रहे हैं? तो इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g। डेरिवेशन इसकी नहीं आएगी बिकॉज इट्स नॉट अ बोर्ड आर्टिकल, बोर्ड का आर्टिकल नहीं है, कंपटीशन का है, तो कंपटीशन में डेरिवेशन तो वैसे भी नहीं आनी। बट इसको यूज करना आना चाहिए कि हमने इस कंसेप्ट को यूज कैसे करना है डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से। So you can draw this diagram first, फिर इसको लिखते हैं। डायग्राम बना लो सिर्फ, फिर लिखा देता हूँ मैं सारा, ताकि आपको याद रहे, मतलब समझ में आना चाहिए कि मैं क्यों tan थीटा को a बाय g ले रहा हूँ। आपने कभी प्रैक्टिकली ऐसे देखा है कि लिक्विड एक्सेलरेटेड हो तो इंक्लाइंड हो जाता है? एक्सेलरेटेड लिक्विड इंक्लाइंड हो जाता है, इसको कभी प्रैक्टिकली देखा है? सर वो ट्रक्स में जब वो लेके, ट्रक में? जब वो ऑयल वगैरह लेके जाते हैं। तो आपने देखा था? मेरे को तो कभी दिखा नहीं, ट्रांसपेरेंट बॉडी थोड़ी होती है उनकी। यस मैं कह रहा हूँ आपने देखा हो। अभी क्लास खत्म होती है, किचन में जाना, पानी डालना टम्बलर के अंदर, उसको रोटेट कर देना, साइड से ऊपर हो जाता है, डिप्रेशन आ जाएगा ना सेंटर में, कर्व्ड सरफेस नहीं हो जाता। लिक्विड को जितनी तेज घुमाओगे कर्व्ड उतना बढ़ता जाएगा। चाय में कभी चम्मच डाल के घुमाया हो तो आपने देखा होगा, वो साइड से चाय ऊपर हो जाती है, सेंटर से नीचे हो जाती है। यस देखा? सही है। तो यही तो कंसेप्ट है कि एक्सेलरेटेड लिक्विड नहीं है, चाय अगर घूमेगी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो एक्सेलरेटेड है, उस पर फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसके कारण वो कर्व बना लेगी। और जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी करते जाओगे वो उतना ज्यादा सेंटर से नीचे आती जाएगी। उसका भी फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, बिकॉज उसमें फॉर्मूला जो होता है उसमें आता है tan थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। So you can write consider an open container. Consider an open container of a liquid that is moving along straight line with constant acceleration a, An open container moving along a straight line with constant acceleration a, as shown in figure. Consider an imaginary cylinder of cross-sectional area a and length L is equal to dx.
The right end of the cylinder is located the right end of cylinder is located y below the free surface and left end y plus dy. सर आपने वो क्या बोला था, राइट एंड ऑफ द सिलेंडर इज लोकेटेड बाय बिलो द y distance below the free surface मतलब liquid surface से distance ले रहे हैं ना y. In left hand distance y plus dy below the free surface. In ground frame, this cylinder is accelerating towards right. In ground frame, this cylinder is accelerating towards right. With acceleration A. Because dy by dx is the slope. So tan theta is equals to a by g.
अच्छा, अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना एक्सेलरेट कर रहा हो, कहीं और ही एक्सेलरेट कर रहा हो से एट सम एंगल, फिर क्या बनेगा फॉर्मूला? मैं अगर आपको ऐसे दूं कि ये जो सिलेंडर है या जो भी हमारा कंटेनर है, ये मान लेते हैं ये अपना अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है इधर। अब इंक्लिनेशन कितनी होगी? तो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में, if cylinder accelerates at an angle theta with horizontal as shown, मेरे को इस ऊपर वाले फॉर्मूला में ए बताओ क्या था? ए वाज, इस फॉर्मूला में ए कौन सी एक्सेलरेशन थी और जी कौन सी एक्सेलरेशन थी? ए वाज एक्सेलरेशन इन horizontal direction, जी vertical, वर्टिकल। इधर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी है ax, और वर्टिकल कितनी हो गई? g plus ay. जी प्लस ए वाई। तो tan theta will be ax upon ay plus g. So basically आप कह सकते हो tan theta is horizontal acceleration upon vertical acceleration. तो वो सिचुएशन के हिसाब से हम निकाल सकते हैं, बिकॉज मैं इसको ऐसे डाउनवर्ड इधर भी एक्सेलरेट कर सकता था। अगर मैं इधर एक्सेलरेट करता तो क्या होता? अगर मैं ऐसे एक्सेलरेट करूं, सिलेंडर को ऐसे ले जाऊं नीचे, तो ax तो ax ही था और जी vertical- माइनस फाइव। और ये है तो फिर वो g माइनस ए वाई हो जाता। यही कंसेप्ट है ना कि अगर डाउनवर्ड आएगा तो ये सूडो फोर्स अपवर्ड हो जाएगी, सूडो फोर्स अपवर्ड हो जाएगी, तो ये ax से ए वाई ऑपोजिट टू g एक्ट कर रहा है, तो g माइनस ए वाई। सो वो सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या है। But you can say that tan theta is equals to ax by ay. Ax is the net horizontal acceleration, ay is the net vertical acceleration. So you can read a question. वैसे ये पेंडुलम वाले के सेम ही आ गया ना, पेंडुलम वाले में भी यही आता था ना, जब पेंडुलम को एक्सेलरेट करवाते थे तो उसको वर्टिकल के साथ एंगल। हाँ, उसमें भी ऐसे ही करते थे, उसमें भी सूडो फोर्स के साथ ही किया था ना। यस सर, शायद फॉर्मूला भी सेम ही था। उसमें टेक्निक के साथ इक्वेट किए थे कंपोनेंट्स कि t cos थीटा sin थीटा को, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं पर है वही चीज ही है ये।
a narrow tube completely filled with liquid is lying on a series of cylinders as shown in figure. Is lying on series of cylinders as shown in figure. Assuming no sliding between the surfaces, find the value of acceleration of cylinders so that no liquid will come out of the tube from anywhere. No liquid will come out of the tube from anywhere. मैं बस ऐसे एक ट्यूब है which is lying on series of cylinders और ये completely filled है. हमें बताना है what should be acceleration of these cylinders so that liquid बाहर ना आए. Because अब logically अगर simple सोचो, मैं अगर अभी कुछ ना normal daily life बात करूं, अगर मैं इस ट्यूब को मूव नहीं करता, रेस्ट पे रखता हूं, तो यहां से सारा पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा. ऐसे तो नहीं रह सकता, पानी ट्यूब दोनों साइड से खुली है. अगर मैं इसको रेस्ट पे रखता हूं तो इधर से पानी बाहर निकल जाएगा. मैं अगर इसको एक्सेलरेट करना शुरू करता हूं एक लिमिट से ज्यादा, तो इधर से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. हमें बताना है इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो ताकि ना तो इधर से पानी बाहर निकले ना इधर से पानी बाहर निकले. हम इसको किस एक्सेलरेशन से मूव करें so that water does not come out of from anywhere. तो कैसे करें? मैं अगर यहां पे एक पॉइंट लूं, वर्टिकल एक्सेलरेशन के कारण इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा, ये लेंथ कितनी है h, प्रेशर लग रहा है h रो जी, जिसके कारण अगर मैं सिर्फ इसको एक्सेलरेट नहीं करता तो इस प्रेशर के कारण ये लिक्विड इधर मूव करेगा और इधर से बाहर चला जाएगा. सो वर्टिकल प्रेशर इज h रो जी. अब इसको छोड़ दो, यहां से लेके इधर तक लेंथ L है. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के कारण प्रेशर, अगर हम वर्टिकल को नहीं कंसीडर करते तो इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना प्रेशर लूं, गॉज प्रेशर इस लिक्विड कॉलम के कारण. मैं अगर मानूं से इसकी एक्सेलरेशन है कुछ भी से AC,
मैं ग्राउंड से देख रहा था तो ये ट्यूब एक्सेलरेट कर रही थी एसी से। इस ट्यूब में मास ऑफ लिक्विड कितना है? मास ऑफ लिक्विड और ये एक्सेलरेट कर रही है एसी से, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स एंड मास इज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स इनटू दिस, तो डेल्टा पी कितना हो गया? अब देखो तो ये सेम ही फॉर्मूला है। एच रो जी क्या था? वर्टिकल हाइट इनटू डेंसिटी इनटू वर्टिकल एक्सेलरेशन। दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू डेंसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अगर नॉर्मल डेली लाइफ में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो होती नहीं, तो हम सिर्फ एच रो जी लेते हैं, तो हम ले लेते थे वर्टिकल हाइट इनटू डेंसिटी इनटू वर्टिकल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल भी है तो हॉरिजॉन्टल लेंथ इनटू डेंसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। सो जो इधर से प्रेशर लग रहा है दैट इज एल रो एसी, जो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इधर से लग रहा था एच रो जी, जो इसको बाहर निकाल रहा था। एल रो एसी लग रहा है इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये रेस्ट पे कब रहेगा? इक्वल जब हो रही जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब एल रो एसी की वैल्यू एच रो जी के इक्वल होगी, तो एसी कितना हो गया? एच बाय एल। यही एक्सेलरेशन होगी लिक्विड की। हमें पूछी किसकी थी? लिक्विड की या सिलेंडर की? सिलेंडर। सिलेंडर की एक्सेलरेशन कितनी? What should be the acceleration of cylinder? हमें पूछा what is the acceleration of cylinder? G भी आएगा, G H by L। Acceleration of cylinder। इतना टाइम, एक स्टेप तो रह गया बस। रोटेशन याद है ना? इसकी एक्सेलरेशन है तो इसकी 2a नहीं होती थी? ट्यूब की एक्सेलरेशन a होगी या 2a होगी? हमें दिया देयर इज नो स्लिपिंग, मतलब ट्यूब की एक्सेलरेशन वही है जो टॉप पॉइंट की है। और रोलिंग का केस दिया है, रोलिंग में होता है इस पॉइंट की एक्सेलरेशन 0, इसकी a, इसकी 2a। तो ये जो AC है दिस इज 2a, तो a कितना हो गया फिर? AC by 2। GH by 2L। कॉम्पिटिटिव में इसीलिए नंबर नहीं आते बिकॉज दे ट्राई टू मिक्स द चैप्टर्स। आपको ये सारा कंसेप्ट आता था लिक्विड्स का, आप लिक्विड्स अच्छे से पढ़ के गए थे, अब यहाँ पे आके आंसर मार्क करोगे, ऑप्शंस में था। बट हमें रोटेशन को ध्यान में रखना है। उन्होंने हमें ये जो एक्सेलरेशन है ये ट्यूब की एक्सेलरेशन है, हमें का है नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग का मतलब ट्यूब की एक्सेलरेशन और सिलेंडर के टॉप पॉइंट की एक्सेलरेशन सेम होगी, और सिलेंडर के टॉप पॉइंट की एक्सेलरेशन a नहीं होती 2a होती है। तो हमने पहले AC निकाला एंड देन AC इज इक्वल्स टू 2a। So you can say A is equals to GH by 2L। तो अगर आपको सारा लिक्विड आता भी और आपने रोटेशन का कंसेप्ट नहीं लगाया, नंबर तो नेगेटिव में ही मिले। समझ में आया कैसे किया? डायग्राम बनाओ, लिखाता हूं मैं इसका कंसेप्ट। डायग्राम बना लो, देन विल राइट द कंसेप्ट।
So you can write. The liquid will not come out of the tube. The liquid will not come out of the tube from any side if pressure due to horizontal acceleration and pressure due to vertical acceleration balance each other. And pressure due to vertical acceleration balance each other. That is L rho AC is equal to H rho G. That is L rho AC is equal to H rho G, or AC is equal to Hg by L. Moreover, if there is no slipping, if there is no slipping, if there is no slipping, the top point of cylinder and tube will have same acceleration. Top point of cylinder and tube will have same acceleration. If center of mass of the cylinder moves with center of mass of cylinder moves with acceleration A, the top point will have acceleration 2A. That is, acceleration of tube is equals to 2A. That is, AC is equals to 2A, or A is GH by 2L. That is, AC is equals to 2A, or A is equal to GH by 2L. Next to write. A square of size, a square sheet of size 1 meter cross 1 meter is hinged at midpoint. Square sheet of size 1 meter cross 1 meter is hinged at midpoint.
A fluid of density rho fills a fluid of density rho fills the space to the left of this sheet. Find एक बार रिपीट कर दो डेंसिटी रो के बाद क्या बोला था fluid of density rho fills the space to the left of this sheet. Find the force required to keep the sheet stationary. Diagram दिया साथ में. पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन में, हिंट दूंगा, हिंट पहले ट्राई करना. हमारे को दिया, हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, हिंज्ड एट मिड पॉइंट, यहां से हिंज्ड है. इसके लेफ्ट साइड पे लिक्विड फील्ड है. ऑफ डेंसिटी रो. सेंटर से हिंज्ड का मतलब क्या है कि कैसे मूव कर सकती है, मतलब लाइक ऐसे मैंने 3D डायग्राम है, ऐसे शीट है, सेंटर से हिंज्ड है. मेरे को ये बताओ प्रेशर ऊपर वाले एंड पे ज्यादा लगेगा नीचे वाले एंड पे? नीचे वाले एंड पे. तो अगर नीचे प्रेशर ज्यादा लगेगा, मतलब जैसे मेरे हाथ में ये फोन है, मैं नीचे प्रेशर ज्यादा लगा रहा हूँ ऊपर कम लगा रहा हूँ, तो ये ऐसे घूम जाएगा. यस सर. है ना? हमें बताना है हम यहाँ पे कितनी फोर्स लगाएं ताकि घूमे ना. क्वेश्चन समझ आया? हम इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगाएं, बिकॉज ये घूमने की कोशिश करेगा, मतलब सॉर्ट ऑफ ये सेंटर का रिवॉल्विंग गेट बन गया. अगर मैं ये फोर्स नहीं लगाता तो घूम जाएगा, ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा और यहाँ से लिक्विड निकल जाएगा. तो हमने बताना है हम कितनी फोर्स लगा के रखें ताकि ये घूमे ना. क्वेश्चन समझ आया? पहले पूछा गया है कि मेरे को यहां से एक फोर्स लगानी पड़ेगी, घूमे ना, मतलब रोटेशन है. मैं यहां से अगर फोर्स लगा रहा हूं तो मैं किसी टॉर्क को बैलेंस कर रहा हूं. लीनियर मोशन नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं हो रही थी, रोटेशन हो रही थी. अगर ये मैं फोर्स नहीं लगाता तो ये प्लेट सेंटर के अबाउट रोटेट करती. और रोटेशन के लिए वो टॉर्क किसने लगाई? लिक्विड. लिक्विड ने. गॉच ब्रिज. तो जो लिक्विड टॉर्क लगा रहा है, अगर मैं उतनी टॉर्क या ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं तो ये नहीं घूमेगा. तो मेरे को यही निकालना है ना, लिक्विड ने कितनी टॉर्क लगाई और किस पॉइंट के अबाउट. हिंज्ड है तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे? एच. एच के अबाउट. अब मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी थी मैंने, और हमें टोटल लेंथ दी है 1 मीटर है, तो ये ½ मीटर हो जाएगा. अगर मैं टॉप से डिस्टेंस x लेता हूं तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? ठीक है, स्टेप रो जी एक्स.
3D फिगर है, ये शीट है मेरे पास एक, शीट से x डिस्टेंस नीचे, शीट में प्रेशर लग रहा है रो जी एक्स। मैंने यहाँ पे अगर शीट की एक थिन स्ट्रिप ली, प्रेशर परपेंडिकुलर टू द शीट लग रहा है, मैंने एक थिन स्ट्रिप ली, से y ले लो इसको बिकॉज y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और इसकी थिकनेस मैंने ली dy। ये लेंथ कितनी थी, ये एरिया कितना हो गया, अगर मैंने थिकनेस dy ली है तो ये एरिया कितना है शेडेड पार्ट का, 1 dy dy into 1 dy। प्रेशर है रो जी वाई, तो फोर्स कितनी लगी है, प्रेशर इनटू एरिया। ये फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इधर। हिंज पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, half minus x 0.5 minus x. y ले लिया था ना, तो हाफ माइनस y, तो टॉर्क कितनी हो गई, फोर्स रो जी वाई डी वाई इंटू हाफ माइनस y। क्लियर। इस सब की टॉर्क किस डायरेक्शन में है, ये वाला फोर्स जो है इसको किस डायरेक्शन में घुमाएगा शीट को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, clockwise क्लॉकवाइज। तो मैं टॉर्क को ले लूंगा, टॉर्क इज df इंटू हाफ माइनस वाई, पूरे की निकालनी है तो इंटीग्रेट कर देंगे, y वेरीज फ्रॉम, सबसे ऊपर वाले पॉइंट के लिए y कितना है, 0 इसके लिए y 1/2 इंटीग्रेट करके टॉर्क आ जाएगी। ठीक है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। अब ये नीचे वाला पार्ट देखो, इस पे फोर्स लग रही है इधर, तो ये फोर्स जब लगेगी तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज, anti clockwise एंटी क्लॉकवाइज। मैंने सेम वे में ले लिया इसको, से लेट इट बी y1, यहाँ पे एक स्ट्रिप ली dy1 की और इसको इंटीग्रेट कर दिया, टॉर्क निकाल लिया अबाउट h, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया। ये फोर्स का टॉर्क किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली Anti-clockwise. क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ही घुमाएगा ना ये वाला, तो सो ये क्लॉकवाइज। कौन से दो टॉर्क सेम डायरेक्शन में है और कौन सा ऑपोजिट में, A और C same A और इस C same पोर्शन पे जो direction टॉर्क में. लग रहा है, जो इस पोर्शन पे पानी ने टॉर्क लगाया और जो इस फोर्स ने लगाया, ये सेम डायरेक्शन में है, और नीचे वाले पानी ने जो फोर्स टॉर्क लगाया वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, इक्वेट कर देंगे। दोनों इक्वल हो जाए. टॉर्क ड्यू टू AB प्लस टॉर्क ड्यू टू F शुड बी इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू BC, यही करेंगे ना, yes का टॉर्क और F का टॉर्क मिला के BC के टॉर्क के इक्वल होना चाहिए। यहां आप कह लो, इसको अभी रहने दो, आप AB का टॉर्क निकाल लो, BC का टॉर्क निकाल लो, BC का टॉर्क ज्यादा है तो नेट टॉर्क हो जाएगा टॉर्क ड्यू ऑन BC माइनस टॉर्क ऑन AB एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस। किसने नेट टॉर्क को बैलेंस करना है जो लिक्विड के कारण लग रहा है, यहां आप कर लो कि AB का टॉर्क प्लस F का टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू टॉर्क ऑन AB प्लस टॉर्क ऑन F should be equals to torque on BC। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते थे कि torque on F is equals to torque on BC minus torque on AB। समझ में आया क्या करना है, मेरे को स्पून फीडिंग नहीं करनी इसलिए मैं नहीं करा रहा है कैसे करना है, एक बार इसको ट्राई करके देखना, बिकॉज दिस विल चेक कि आपको रोटेशन आता है कि नहीं आता, आप ठीक से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक्सप्लेन मैंने सारा कर दिया, इसको सॉल्व कैसे करना है, इंटीग्रेशन का पार्ट रह गया, डायरेक्शंस आपको बता दी कैसी हैं, सो इसको एक बार कंप्लीट करके देखना, नहीं होता तो कल यहीं से शुरू करेंगे। और अगेन शाम वाले बैच में मैं डिफरेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा, उनका वीडियो देख लेना, अगर किसी ने क्लास लगानी हो क्लास लगा लेना, बेशक उनकी मतलब थ्योरी पार्ट तो सेम ही कराऊंगा, वो tan थीटा इज इक्वल्स टू a/g, इसलिए पूरी क्लास लगाए कई बार टाइम वेस्ट भी लगेगा, न्यूमेरिकल वाला पार्ट देख लेना बस।